We were discussing the global economy and globalization. Now we move towards the globalization, how it looked like in 21st century. Now the world is moving towards more global economic system, right? जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि दुनिया अब मजीद ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जा रही है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इनएविटेबल, ये नागुजीर नहीं है. देयर आर साइंस ऑफ रिट्रीट फ्रॉम लिबरल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी इन रशिया. एंड ये जो नीचे दो इसने रीजंस दिए हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो रिस्क लेकर आ रहा है. 1990s का जो साउथ ईस्ट एशिया का जो क्राइसिस था फाइनेंशियल, आप में से कुछ लोगों को याद होगा, या अगर नहीं है तो आज थोड़ा सा गूगल करके देखिएगा कि 1990s में एक बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस आया था एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में. और 2008 का तो आई एम श्योर कि आप सबको पता होना चाहिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया यूएस में, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात भी की. वो ये कह रहा है कि यार ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये चीज़ें आ रही हैं, तो दुनिया दोबारा एक पॉइंट ये था शुरू में कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, और एक कुछ स्टांस कुछ लोगों का ये भी है कि यार हम ग्लोबलाइजेशन से वापस जो है ना वो वापस अपने लोकल या नेशनल इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि इससे रिस्क बहुत बढ़ गया है. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है. अभी किसी ने मैसेज भी किया हुआ था कि जो कोरोना है ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फैला. आई थिंक फाद ने लिखा हुआ था, तो वो अब ऑब्वियसली ये भी एक फैक्ट तो है कि अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो उसमें यही होता था कि यार जिस इलाके में कोई ऐसी कंटेजियस डिजीज़ आ गई है तो वहाँ से कोई बाहर ही ना जाए, जैसे सरकार दो वसल्लम का इरशाद भी है कि वहाँ से कोई ना जाए और ना वहाँ कोई आए, तो बस वो इसी इलाके को ही इफ़ेक्ट करेगी, बाहर किसी को नहीं करेगी. लेकिन चूंकि हम इतने कनेक्टेड हो गए हैं अभी और इतने इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं, तो उसकी वजह से ये आउटब्रेक हुआ और ये पूरी दुनिया को कि ऑलमोस्ट मोर देन 190 कंट्रीज में ये इफेक्ट हुआ. तो दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज वेल. तो जो लोग इसको मतलब इस तरह से ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंड इन 1918. 1918 में क्या हुआ था अससा? स्वाइन फ्लू तो अभी आया था सिमिलर. अच्छा, एक स्वाइन फ्लू तो अभी तो 2010-11 में भी आया था. एनीवे, स्पेनिश फ्लू, सिमिलर पेंडेमिक. अच्छा चलें, ठीक है. फाइनेंशियल क्रंच, वो फाइनेंशियल क्रंच नहीं था उमर, वो था ग्रेट डिप्रेशन. पूरी दुनिया में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 का, उसमें तो पूरी दुनिया लपेट में आई थी. उसके बाद फिर पूरी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो रीशेप हुए. वो पर कभी जब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई तो फिर बताऊंगा कि वो क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था. एनीवे, बट इट वाज वर्ल्ड वॉर वन. सो एनीवे, अच्छा चलें अभी इसको हम देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी के ऑफ 21st सेंचुरी में क्या है. द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स मोर ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. वो एक तरफ से दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर मजीद जा रही है, और जैसे हमने कहा कि वो आपस में जो टैक्सेस हैं वो भी कम कर रहे हैं, फ्री ट्रेड हो रही है, जो इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो नरम हो रहे हैं. लेकिन साथ ही साथ एक दूसरी अप्रोच भी चल रही है कि वो ये कह रहे हैं कि यार हम ग्लोबलाइजेशन से निकलना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे रशिया की भी दी हुई है, ठीक है. और क्यों कि इस तरह के जो रिस्क आए हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो उससे पूरी दुनिया इफेक्ट होती है. 1990s का या 2008 का या दीगर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, तो जितनी कम ग्लोबलाइजेशन होगी उतनी कम दुनिया इफेक्ट होगी. तो ये एक कुछ लोगों का स्टांस ये भी है. तो ये बहरहाल दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं. अभी इसके ऊपर डिबेट है पूरी दुनिया के अंदर कि ग्लोबलाइजेशन सादा लफ्ज़ों में कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है. अब हम इसको दोनों एस्पेक्ट्स को बारी-बारी लेते चले जाएँगे. आपने कनेक्टेड रहना है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि ये क्या डिबेट है. जो सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के को, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, इससे इंक्रीज़ होती है, ट्रेड बढ़ती है. चलें, आपका भी आपको हम जो है ना जिब्रील, हम आपको क्रिटिक्स में डाल देते हैं क्योंकि आपने इसको क्रिटिसाइज़ किया, तो अभी हम देखते चले जाते हैं. सपोर्टर्स बिलीव दैट इंक्रीज़ ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट. वो कहते हैं कि यार इससे जो ट्रेड बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट हो रही है, इससे क्या हो रहा है, लो प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और हाई कंज्यूमर इनकम एंड मोर जॉब्स. तो यानी जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रेड दुनिया में बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है. उससे जब चूंकि मैस प्रोडक्शन हो रही है, तो जब मैस प्रोडक्शन होती है तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी चीज़ों की कम होने
लगती है और हो भी रही है। आप देख लें बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, इसमें कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं, जिनकी प्राइसेज़ ओवरऑल कम हो गई। और कपड़े जूतों के हवाले से यानी जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है। ये उनका कहना है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है पिछले 15, 20, 25, 30 सालों में अगर ग्लोबलाइज़ेशन बढ़ी है, तो आप देख लें बहुत सारी इकोनॉमीज़ भी ग्रो कर रही हैं। जब ग्रोथ करती हैं तो जॉब्स होती हैं, जब जॉब्स आती हैं तो लोगों के पास ज़्यादा इनकम होती है। तो ये कहना है उन लोगों का जो कि ग्लोबलाइज़ेशन को सपोर्ट करते हैं। जो क्रिटिक्स हैं, जिनमें से जिब्रील भी एक है, जो भी वो कहते हैं जी दैट ग्लोबलाइज़ेशन विल कॉज़ लॉ ऑफ जॉब लॉसेस। वो कहते हैं यार इससे क्या हो रहा है कि बाहर के मुल्क के लोग आके हमारे मुल्कों में नौकरी कर रहे हैं, हमारे वालों के पास जॉब ही नहीं है। दूसरा टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड होती चली जा रही है जिसकी वज़ह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। एनवायरनमेंट खराब दिन-ब-दिन होता जा रहा है, ओज़ोन लेयर के देखें अब रोज़-बरोज़ मसले आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं, फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, ऑयल नॉइज़ पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है ना? और एयर पॉल्यूशन है। द कल्चरल इंपीरियलिज्म ऑफ ग्लोबल मीडिया एंड एमएनसीज़ बड़े-बड़े ग्रुप हैं मीडिया के जो पूरी दुनिया को का माइंडसेट सेट करते हैं और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं एमएनईज़ यानी मल्टीनेशनल एंटरप्राइज़ेज़, वो पूरी दुनिया में काबिज़ हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 6 बड़ी कंपनीज़ हैं जो पूरी दुनिया की फूड सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। अगर ये किसी दिन बैठ के और ये कह देंगे जी हम तो आज से प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो दुनिया को लाले पड़ जाएँगे। गो कि वो उनके लिए भी फिज़िबल नहीं होगा, लेकिन वैसे एक जनरली एक बात कर रहा हूँ। तो क्रिटिक्स वो कहते हैं कि इससे क्या हो रहा है, ग्लोबलाइज़ेशन से दुनिया जो है वो नुकसान में जा रही है। ऑफशोर कंपनीज़ आर आल्सो ड्यू टू ग्लोबल यस। तो इसीलिए मैंने जिब्रील आपको क्रिटिक्स वाली साइड पे डाल दिया। एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेस्टर्स नाउ रेगुलरली शो अप एट द मोस्ट मेजर मीटिंग ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। तो जो एंटी ग्लोबलाइजेशन वाले जो हैं, वो जाके इन मीटिंग में बैठते हैं और वहाँ पे जाके ये पॉइंट्स रेज़ करते हैं। तो अभी हम इनको बारी-बारी देखते चले जा रहे हैं, ठीक है? आगे क्या है? जॉब्स एंड इनकम के ऊपर जो क्रिटिक्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि दैट द बैरियर्स फॉलिंग बैरियर्स ऑफ ट्रेड आर डिस्ट्रॉइंग मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन एडवांस्ड कंट्रीज़। जो ग्लोबलाइज़ेशन के क्रिटिक हैं, वो ये कहते हैं कि जब जितने आप ट्रेड बैरियर्स कम करते चले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उससे लोग आ रहे हैं दूसरे मतलब ट्रेड जितना बढ़ता चला जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है डिस्ट्रॉइंग द मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। तो एडवांस कंट्रीज़ के अंदर चूँकि वो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ बनती चली जा रही हैं, तो हाई जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उतनी ही मशीनें जो हैं वो रिप्लेस करती चली जा रही हैं ह्यूमन्स को। तो वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो है वहाँ पर यानी जो काम इंसान किया करते थे, वहाँ रोबोट्स कर रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स कर रही हैं, तो वहाँ पे जॉब लॉस आ रहा है। जो सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं दैट द बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रेंड आउटवेट द कॉस्ट। वो कहते हैं कि यार द कंट्रीज विल स्पेशलाइज इन व्हाट दे डू मोस्ट एफिशिएंटली एंड ट्रेड फॉर अदर गुड्स। वो कहते हैं यार जितनी बैरियर्स ट्रेड कम हो रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे हो क्या रहा है कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है और किसको नहीं। स्पेशलाइजेशन पे जा रहे हैं। तो हम जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या कर रहे हैं हम आउटसोर्सिंग करती हैं कंपनीज़। वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाते कि यार हमें यहाँ बनाएँगे तो कितना खर्चा आएगा, तो अगर हम बाहर से बनवा के मँगवा लें तो कितना खर्चा आएगा। तो चूँकि मैस प्रोडक्शन पे चल रहे होते हैं, तो जो ग्लोबलाइज़ेशन को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं यार इससे खर्चा कंपनीज़ का कम हो रहा है। तो जब कंपनीज़ का खर्चा कम हो रहा है, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा आ रहा है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा स्पेशलाइज़ेशन हो रही है और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो रही हैं और ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आपको साइड बाय साइड दोनों व्यूज़ देता चला जाऊँगा ताकि आपको समझ आती जाए कि यार दोनों तरफ के लोग क्या बात कर रहे हैं। नूरुल इस्लाम आप पूछ रहे हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन के बेनिफिट ज़्यादा हैं कि नुकसानात? तो मैं आपको नुकसानात और बेनिफिट्स दोनों बताता चला जा रहा हूँ। फ़ैसला आप खुद कर लें जैसे कि जिब्रील ने फ़ैसला कर लिया है वो क्रिटिक्स वाली साइड पे जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो मेरा ज़ाती होगा। इट डज़ नॉट मीन कि वो ठीक है या गलत, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसमें है हमारे पास लेबर पॉलिसीज़ एंड एनवायरनमेंट। अब जो क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि भई जो the firm avoid costly efforts to adhere the labor and environmental regulations by moving production to the countries where such regulation does not exist or not enforced. वो ये कहते हैं कि यार जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिस मुल्क के कवानीन लेबर के हक में है और वहाँ पे सख्त कवानीन है कि जी इतना मिनिमम वेज होगा, इतने इसके राइट्स होंगे, जहाँ पे राइट्स ज़्यादा हैं लेबर के, तो कंपनियाँ वहाँ से अपनी कंपनी ही शिफ्ट करके वहाँ चले जाते हैं, जहाँ पे लेबर लॉ इतने सख्त नहीं है।
जैसे हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कोई इतना नहीं पूछता, जैसे पाकिस्तान, इंडिया हो गया या ताइवान, चाइना वगैरह। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको अब जैसे पाकिस्तान के अंदर 16-17 हज़ार रुपये, आई थिंक आजकल के 18 हज़ार रुपये मिनिमम वेज रेट है, लेकिन आप 8 हज़ार पे भी बंदा ले लेते हैं, 10 हज़ार पे भी ले लेते हैं। फिर अगर उसका वर्किंग आवर 8 आवर्स हैं पर डे, तो आप उससे 9 घंटे 10 घंटे काम कराते हैं, वो गरीब आपके 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 लिए इस बात के लिए आपको कोर्ट में नहीं घसीट सकता। उसको होता है कि यार मैं 10 हज़ार रुपये का घर चलाऊं या 10 हज़ार रुपये से वकील करूं। तो कंपनियां, ये जो क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि जिन मुल्कों में लेबर अवेयरनेस है, लेबर लॉ है, रेगुलेशंस हैं, इन्वायरमेंट के रेगुलेशंस हैं, जहाँ पे इन्फोर्स्ड है, तो कंपनियां, चूंकि उनको पता है यहाँ पे हमें खर्चा पड़ेगा, लेबर का ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत पैसे देने पड़ेंगे, इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी और उस तरह के प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, तो वो पूरी की पूरी फैक्ट्री शिफ्ट कर देते हैं ऐसे मुल्क में जहाँ पर ये इतने कोई ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है या वो इन्फोर्स्ड ही नहीं है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो सपोर्टर हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दैट टफर एनवायरमेंटल एंड लेबर स्टैंडर्ड्स आर एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस। वो कहते हैं एज कंट्रीज गेट रिचर फ्रॉम द फ्री ट्रेड, द इम्प्लीमेंट टफर एनवायरमेंटल लेबर रेगुलेशन। वो ये कहते हैं कि भाईजान, जितना ग्लोबलाइजेशन होगा, जितना फ्री ट्रेड होगा, तो मुल्क तरक्की करेगा। जब तरक्की करेगा तो उसके रेगुलेशंस और रूल्स भी बेहतर होते चले जाएंगे। तो वो कहते हैं कि यार द कंट्री गेट रिचर फ्रॉम द फ्री ट्रेड, तो मुल्क जब में ट्रेड होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड होगी, यानी कि ये टैरिफ्स नहीं होंगे, बैरियर्स नहीं होंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ग्लोबलाइजेशन होगी, तो मुल्क अमीर होगा। जब अमीर होगा तो वो अच्छे से अच्छे रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के काबिल होगा, वरना तो वो वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सपोर्टर्स का। तो आपने देखा दोनों, मैं बेसिकली ये दोनों साइड बाय साइड आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि आपको तस्वीर का एक रुख ना पता लगे कि यार ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी है या ग्लोबलाइजेशन बहुत बुरी है। तो आप तस्वीर के दोनों रुख देखें, इससे एक आपको फ़ायदा ये भी होगा कि कल को आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जब कोई डिसीजंस लेंगे किसी भी मामले में, तो आपको दोनों फ़रीक़ैन की बात सुनने का या दोनों मतलब बात के दोनों रुख देखने की आपको समझ हो कि यार इसके इससे फ़ैसला लिया जाए। ट्रम्प डज़ नॉट थिंक अबाउट इकोनॉमिक स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग। यार वो ट्रम्प का मर्ज़ी है, हम उससे क्या कर सकते हैं? ही इज़ पुल्ड आउट ऑफ डील। वो एक्सेप्शनल केस है, छोड़ दो उसको। अच्छा जी, नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल सॉवरेनिटी। नो, व्हाट इज सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी कहते हैं कि यार एक हमारी जो सालमियत है, हमारी जो इंटीग्रिटी है, मतलब जो कहते हैं इज्जत और वकार जो है कौमी, वो उसके बारे में क्या है? इट्स टुडेज इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल इकोनॉमी शिफ्टिंग द इकोनॉमिक पावर अवे फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं जो मुल्कों की जो अपनी इज्जत और वकार जो था, जो उनकी हकमियत जो होती थी, वो जो उनकी कौमी हकमियत जो थी वो बदल चुकी है। वो अब उनसे लेकर बड़े-बड़े इदारों के पास चली गई है। यानी जैसे डब्ल्यूटीओ है, ये पूरी दुनिया के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया को देखते हैं। यूरोपीय यूनियन है, पूरा यूरोप इसके अंदर है और बहुत सारे मुल्क हैं। यूएन है, पूरी दुनिया का जो है वो क्या कहते हैं दजर्गे मशर है, ठीक है ना? तो वो ऐसे इन इदारों के पास जो है वो पावर्स चली गई हैं। तो वो कहते हैं यार ये क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं दैट अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैव द पावर टू इम्पोज पॉलिसीज ऑन द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द नेशन स्टेट्स। यानी इस तरह के जो लोग हैं या इस तरह की जो कंपनीज हैं जो अनइलेक्टेड हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स टाइप है, जैसे हमारे यहाँ भी बड़ा ब्यूरोक्रेसी का रोना रोया जा रहा है जब से गवर्नमेंट आई है। तो कहते हैं यार ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही। हालांकि हम तो इलेक्टेड हैं, यानी इलेक्शन के थ्रू आवाम के नुमाइंदे हम काम करना चाहते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेट आवाम का नुमाइंदा नहीं होता, वो तो एक अलग निज़ाम के ज़रिए आया होता है, वो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के ज़रिए आया होता है। तो वो उसको कहते हैं कि जी हमें ये नहीं लेना चाहिए। या ऐसा सब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऑल दीज थिंग्स, ये सारे इसमें ऐड हैं, वो भी इसी तरह हैं। जबरील बस चलें ठीक है। आप भी ठीक कह रहे हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि क्रिटिक क्या कर रहे हैं? क्रिटिक आर्गू ये कर रहे हैं कि जी ये जो हमारी ये हकमियत थी, वकार होता है, ये ले लिया जा रहा है बड़े-बड़े इदारों के पास। और इसी तरह मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्टेड जो लोग थे, जो कि अवाम के नुमाइंदे थे, उन्होंने काम करना होता था, वो अभी ब्यूरोक्रेसी की जो है वो उनको डिक्टेट करने लग गई है। अक्सर हमारे यहाँ भी देखें, हमने पिछले दिनों अपने स्टेट बैंक का बंदा भी बाहर से मंगाया, अपने जो नेशनल पॉलिसी के लिए भी इकोनॉमिक एडवाइज़र बाहर से मंगाते हैं। जब ये इस तरह की चीज़ें होंगी
तो फिर आपकी नेशनल सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अच्छा, जो सपोर्टर हैं वो क्या कहते हैं, दैट द पावर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू व्हाट नेशन स्टेट्स एग्री टू ग्रांट। द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन देयर एबिलिटी टू गेट कंट्रीज टू एग्री टू फॉलो सर्टेन एक्शंस। वो कहते हैं कि यार ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नाम जिनके आप ले रहे हैं, ये आपको डिक्टेशन नहीं देती, ये तो आप कहती हैं जिस पे नेशन एग्री कर जाती है तो ये उनको सिर्फ वो क्या कहते हैं काउंसलिंग करते हैं, उनके साथ डिस्कशंस पे होता है। तो कहते हैं लिमिटेड है इनकी जो पावर्स हैं, वो कोई डायरेक्ट किसी को ऑर्डर नहीं कर सकते, वो तो नेशन के साथ एग्रीमेंट के हिसाब से चलते हैं। बहरहाल ये उनका एक स्टांस है, हम इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते कि इट्स मोर पॉलिटिकल देन द इकोनॉमिक। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का इज द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर नेशन इज गेटिंग वाइडर। अब जो क्रिटिक हैं इस ग्लोबलाइजेशन के, वो ये कह रहे हैं कि जी ग्लोबलाइजेशन अगर इतनी ही अच्छी चीज़ थी और इतना ही बड़ी फायदे वाला काम है और दुनिया के लिए, तो फिर देयर शुड नॉट बी डाइवर्जेंस बिटवीन रिच एंड द पुअर। तो ये जो गैप गरीब मुल्कों और अमीर मुल्कों के दरमियान बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ये फिर क्यों है? तो सवाल तो बनता है, वो ये कहते हैं कि जी ये क्या, अगर ग्लोबलाइजेशन इतनी फ़ायदे की चीज़ है, तो फिर तो ये गैप कम होना चाहिए था। गरीब जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाता और फाइनेंशियली वो मुल्क ऊपर आ जाते और अमीर सारी यानी कंट्रीज़ अमीर हो जाते या कुछ ज़्यादा अमीर और कुछ कम अमीर हो जाते। हाँ, बिल्कुल आप फ़हद ठीक कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो वो है, लेकिन हम इस वक़्त फ़िलहाल वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जनरली पूरी दुनिया को की बात कर रहे हैं, ठीक है? यूरोप द सोवरेनिटी लाइज़ विद द पीपल, बट ये सारा कुछ किताबों में लिखा होता है। सपोर्टर्स क्या कहते हैं वर्ल्ड पुअर वर्ल्ड्स इस क्लेम के बारे में? वो ये कहते हैं कि यार सॉरी, वो ये कहते हैं कि द बेस्ट वे फॉर द पुअर नेशन टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन इज टू रिड्यूस द बैरियर ऑफ ट्रेड टू इन्वेस्ट। वो कहते हैं अगर आप अमीर होना चाहते हैं, मुल्क को कहते हैं गरीब मुल्कों को, तो आप अपने ट्रेड बैरियर्स हटा दें, इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्री मार्केट इकोनॉमीज के ऊपर ले आए। जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, आप अपने मुल्क को प्रोटेक्शनिज्म पे लेके जाते हैं, यानी प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की इंडस्ट्री से। यार बाहर से कोई बंदा ना आ जाए, वो हमारे यहाँ पे आके प्रोड्यूस करेगा तो हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर तबाह हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकेगा। तो जब आप इस तरह की शील्ड्स बना बना के रखेंगे तो वो कभी मेहनत से काम नहीं करेगा। तो रिसीव डेट फॉरगिवनेस फॉर डेट इनकर्ड अंडर द टोटलिटेरियन regimes। तो वो कह रहे हैं कि यार ये जो ग्लोबलाइजेशन के हक में जो बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि यार आप इसको क्या करें, आप इसको ओपन कर दें मुल्क को, फ्री ट्रेड होने दें, कंपटीशन बढ़ने दें, टेक्नोलॉजी आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, मुल्क तरक्की करेगा, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक पहिया चलेगा, ऑटोमेटिकली आपकी नेशन जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में आ जाएगी। अच्छा देखिए जिब्रील, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सपोर्ट क्लेम जो है, ये जो सपोर्टर्स हैं ये क्लेम ठीक है, या जो क्रिटिक्स का क्लेम है ये ठीक है। हम यहाँ पर सही गलत की बहस नहीं कर रहे। मैं इस वक्त आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के जो दो पर्सपेक्टिव आ रहे हैं दुनिया के अंदर वो क्या है। मे बी बहुत सारे लोग आपसे इत्तेफाक करेंगे, बहुत सारे इत्तेफाक नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि आप इसको ज़रा आज बुक में पढ़ लें कि उन्होंने किन किन मुल्कों की एग्जाम्पल्स भी दी हुई है।